एक्ट से, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट जो ओएसएच में आता है नए, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी कोड में आता है। इसके बाद ओएसएच से हमने मूव किया इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड पे, ठीक है। कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जिसमें ट्रेड यूनियन आता है, स्टैंडिंग ऑर्डर आता है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये तीनों पढ़ लिया हमने। पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड हमने खत्म कर दिया, ठीक है। मतलब जो नए आप जो पढ़ रहे हैं वो नए कोड्स में कहाँ कहाँ आएंगे वो भी आपको जानना जरूरी है। कोड ऑन आईआर में ये तीनों आते हैं, ट्रेड यूनियन, स्टैंडिंग ऑर्डर और साथ में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है। तो आपने शुरुआत की ओएसएच कोड से। ओएसएच का तो सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्ट्रीज एक्ट, सबसे पहले आपने वो पढ़ लिया। इसमें सारी डेफिनेशन आपको मिली फैक्ट्री की, वर्किंग आवर्स की, एम्प्लॉय की, ऑक्यूपायर की, ठीक है। इंस्पेक्टर कौन होता है, सर्टिफाइंग सर्जन कौन होता है, ये सब आपने पढ़ा वहां पे। इसके बाद कोड ऑन आईआर में एंट्री की हमने और तीनों कोड भी पढ़े कोड ऑन आईआर के, ठीक है। कोड ऑन आईआर के बाद हमने मूव किया कोड ऑन वेजेस में, ठीक है। और कोड ऑन वेजेस में हमने क्या क्या पढ़ा, पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस, इक्वल रिम्यूनरेशन और पेमेंट ऑफ बोनस, ठीक है। तो ये जो चार हैं वो किसके हैं, कोड ऑन वेजेस के हैं, ठीक है। कोड ऑन वेजेस पढ़ा हमने। हमने फैक्ट्री से कंप्लीट कर लिया, तीनों आईआर की कंप्लीट कर लिए और चारों किसके कर लिए हमने, वेजेस के। इक्वल रिम्यूनरेशन, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस, ये चारों कर लिए। तो हमने कोड ऑन वेजेस कंप्लीट कर लिया, कोड ऑन आईआर कंप्लीट कर लिया। ओएसएच का जो सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्ट्रीज एक्ट, वो हमने कर लिया। अब जो चौथा हमारा कोड है उसमें हम एंट्री कर रहे हैं आज से, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ईएसआईसी, वो हम पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। तो ईएसआईसी से हम शुरुआत कर रहे हैं। अब ईएसआईसी जो होता है वो बेसिकली ईएसआई एक्ट है, ठीक है। ईएसआई एक्ट है पर हम इसको जनरली ईएसआईसी हमारे कहने में आता है। ऐसा क्यों आता है, हमारे कहने में ईएसआईसी ही क्यों निकलता है, जबकि इसका नाम क्या है, ईएसआई है। हमारे मुंह से ईएसआईसी, जनरली हम ईएसआईसी एक्ट किसको कहते हैं, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ये है। लेकिन ये सी रिप्रेजेंट करता है कॉरपोरेशन, ठीक है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अब कॉरपोरेशन जो होती है वो इसकी गवर्निंग बॉडी है जिसके हिसाब से ये चलता है। ये एक ऐसा एक्ट है जो आपकी पूरी सोशल सिक्योरिटी आपको देता है सारे एम्प्लॉय के लिए। और साथ ही ये वाइड, बहुत बड़ा इसका इफेक्ट है। आपने ईएसआई हॉस्पिटल भी देखे होंगे अपने आसपास, लगभग सभी जगह है। आपने डेफिनेटली अपने आसपास अगर आप कभी भी निकले होंगे देखा होगा तो ईएसआई हॉस्पिटल आपको मिलेंगे, ठीक है। ईएसआई हॉस्पिटल क्या होते हैं, यही इसके तहत जो खुले हुए हॉस्पिटल है, वहां पे आपका इलाज एज ए एम्प्लॉय होता है फ्री में, ठीक है। ईएसआई के हॉस्पिटल्स होते हैं, ईएसआई के मैटरनिटी बेनिफिट्स होते हैं, ईएसआई के कंपनसेशन होते हैं। ये तो आज एक्ट अलग अलग हो गए, ठीक है। आज मैटरनिटी अलग है, कंपनसेशन अलग है, हॉस्पिटल्स रेलवे के अलग हैं, ठीक है। आर्मी के अलग हैं, आर्मी के आप देखते हैं तो उनके हॉस्पिटल अलग है, रेलवे के हॉस्पिटल अलग है। पहले सब कुछ इसी में कवर था, ठीक है। धीरे धीरे इससे निकलता गया अलग और इससे अलग अलग निकल के हो गया। इसलिए इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें मैटरनिटी भी आता है, इसमें कंपनसेशन भी आता है, इसमें हॉस्पिटल भी आता है, इसमें हर तरह का रूल आता है। पहले ईएसआईसी के हिसाब से ही सारी सुविधा आपको दे दी जाती थी, क्योंकि अब बढ़ गई है, मैटरनिटी का अलग से बन गया, कंपनसेशन का अलग से बन गया, हॉस्पिटल्स हर किसी के अपने अलग अलग हो गए। अब ये क्वेश्चन बन जाता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई एक फीमेल है, ठीक है, आपके पास, आपके यहाँ पे ईएसआईसी एक्ट भी लग रहा है आपकी कंपनी में, और मैटरनिटी तो हर जगह फीमेल है तो लग ही रहा है, ठीक है। मैटरनिटी तो फीमेल के लिए है ही। कौन सा एक
लगेगा उसके ऊपर? बताइए क्या आंसर होगा? क्वेश्चन आपसे क्या बनता है, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है, सबसे बड़ा एक्ट है, सारी सुविधाएं देता था। ठीक है, सारी सुविधाएं इसके अंदर आज भी हैं, उसके बाद भी अलग से भी एक्ट आ गए हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई एक फीमेल है कंपनी में, उस कंपनी पे ईएसआईसी एक्ट भी लग रहा है और उस कंपनी पे मैटरनिटी भी लग रहा है, या फिर कंपनसेशन के लिए पूछ लें कि भाई हॉस्पिटल में तो चलो क्लियर हो जाएगा, आर्मी वाला तो आर्मी वाले में ही जाएगा, रेलवे वाला रेलवे में ही जाएगा, ईएसआई वाला है तो ईएसआई में जाएगा, हॉस्पिटल का तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन कंपनसेशन एक्ट भी लग रहा है उसके ऊपर और ईएसआई एक्ट भी लग रहा है, तो किसके हिसाब से उसको कंपनसेशन मिलेगा या फीमेल को मैटरनिटी बेनिफिट किस हिसाब से मिलेंगे? आपको क्या लगता है, क्या आंसर होना चाहिए? क्वेश्चन मेरा समझ में आया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर भी ये सारी सुविधाएं हैं, मैटरनिटी एक्ट अलग से है, उसमें भी ये सुविधा है, कंपनसेशन में भी ये सुविधा है। तो ऐसी फीमेल जिस पे मैटरनिटी भी लागू हो रहा है और ईएसआईसी भी लागू हो रहा है, कौन से बेनिफिट लेगी, उसको कौन से बेनिफिट दिए जाएंगे? अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो क्या आंसर देंगे आप? हमेशा से एक रूल मैंने आपको बताया है, वो रूल यूनिवर्सल है, हर जगह लगता है। क्या है? स्पेशल जगह पे, ठीक है, स्पेशल प्लेस, स्पेशल टाइम, स्पेशल इंडस्ट्री, अगर कोई रूल बना है तो वही लगेगा। ठीक है, या तो इस तरह कह लीजिए, या फिर कहने का दूसरा तरीका क्या होता है, मोर बेनिफिशियल, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। ठीक है, तो इन दोनों तरीके से हम आंसर दे सकते हैं, भाई जिसमें ज्यादा फायदा हो रहा होगा उसको, ठीक है, वो लगेगा, या फिर ये भाई अलग से बने ही क्यों हैं, अगर इसके अंदर सब कुछ है और जरूरत ही नहीं है, तो जरूरत ही नहीं थी इनको बनाने की, ये बनाए क्यों है, क्योंकि इससे ज्यादा फायदे हैं, ईएसआईसी से ज्यादा फायदे हैं मैटरनिटी में, ईएसआईसी ज्यादा फायदे हैं कंपनसेशन में, तो जिसमें उसे ज्यादा फायदा मिलेगा वो लगेगा। ठीक है, अगर मैटरनिटी में ज्यादा फायदा मिल रहा है, ऑब्वियसली मिलेगा ही, इसीलिए तो बना है, तो वो लगेगा। कंपनसेशन में अगर ज्यादा मिल रहा है, हॉस्पिटल उसको जहां ज्यादा फायदा मिल रहा है, तो जहां ज्यादा फायदा मिलेगा वो उसको ले सकता है। ये बात आपको क्लियर हुई? और अगर ये ना, ये ऑप्शन में ना दे आपको कि ज्यादा बेनिफिशियल है, ये ऑप्शन में नहीं दे, ऑप्शन में इसी तरह दे दे कि एसआईसी लेगा, मैटरनिटी लेगा, दोनों लेगा, या कोई नहीं लेगा, क्या आंसर आ जाएगा? मैटरनिटी। ऑब्वियस सी बात है, जब नए एक्ट बने हैं तो उनमें ज्यादा ही फायदा है, इसलिए वही लगेगा। ठीक है, अगर ज्यादा फायदा नहीं होता तो बनते ही क्यों, इसी से काम चलता रहता। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ईएसआईसी क्या चीज है, ईएसआई एक्ट क्या चीज है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इसके नाम में ही सब कुछ है, स्टेट इंश्योरेंस। सोशल सिक्योरिटी किस किस टाइम पे होती है? ओल्ड एज के टाइम, एक्सीडेंट के टाइम, आपकी नौकरी जाने के टाइम, किसी प्राकृतिक विपदा के टाइम। ठीक है, तो ये जो सारे मायने हैं सोशल सिक्योरिटी के, सिकनेस, ओल्ड एज, डिसेबलमेंट, एक्सीडेंट, इन सब चीजों में फायदे मिलते हैं, तो वो सारे फायदे इसके अंदर आते हैं। ये स्टेट की तरफ से इंश्योरेंस है। अब स्टेट का मतलब ये नहीं होता कि स्टेट यहाँ पे किसी एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, जब भी हम स्टेट का यूज करते हैं हमारी लैंग्वेज में, इसका मतलब होता है सभी के लिए। ठीक है, स्टेट मतलब जो देने वाली अथॉरिटी उसको हम कहते हैं। क्लियर हुआ आपको? कौन सा एक्ट लगेगा और क्यों, ये क्लियर हुआ? और ये जो नाम से ही मैं बता रहा हूँ कि भाई इसके नाम में सब कुछ है, स्टेट इंश्योरेंस, ये स्टेट की तरफ से इंश्योरेंस है हर तरह की प्रॉब्लम के लिए। ये क्लियर हुई आपको दो चीजें? यस सर लिख दीजिए एक बार कमेंट में, क्लियर हो गई तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई आपको क्लियर हो गया। मैं नेक्स्ट चीज आपको बताता हूँ कि हम ईएसआईसी को जनरली क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सी जो है यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट करता है कॉरपोरेशन को। ठीक है, ये सी जो है, ये एक कॉरपोरेशन को रिप्रेजेंट करता है, समझ आ गया? ओके, ओके, समझ में आ गया। तो ये जो है, ये कॉरपोरेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉरपोरेशन पे ही पूरा एक्ट बेस्ड है, वो कॉरपोरेशन ही इसको मैनेज करती है। ठीक है, उस कॉरपोरेशन में कितने लोग होंगे, उनका चुनाव कैसे होगा, वो कितने टर्म के लिए रहेंगे, वो क्या क्या फायदे पहुंचाएंगे, उनको निकाला कैसे जा सकता है, मतलब
मैक्सिमम मोस्ट जो पोर्शन है वो इसी कॉरपोरेशन के बारे में है। इसलिए ये एक्ट जो है ईएसआईसी हम बोल देते हैं कि कॉरपोरेशन इसको पूरा चलाती है, ठीक है। इसमें एक मेडिकल बेनिफिट काउंसिल होगी, वो कैसे बनेगी, उसके लोग कैसे आएंगे, एडवाइजरी कमेटी होगी और एक ईएसआईसी, ठीक है। तीन चीजें होंगी इसमें। क्या क्या होंगी तीन चीजें? एक ईएसआईसी यानी एक कॉरपोरेशन खुद, दूसरी एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, और तीसरी मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, ठीक है। मेडिकल का भी टर्म आ रहा है ना, इसमें हॉस्पिटल भी चल रहे हैं उनके। तो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल होगी, एडवाइजरी कमेटी होगी, ईएसआईसी, ठीक है। इन्हीं के इर्द गिर्द ये एक्ट घूमता है, इसीलिए हम ईएसआईसी पे सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि व्हाट इज ऑल अबाउट, ये एक्ट किस बारे में है, ठीक है। ये एक्ट किस बारे में है और इसमें हम सी जो है लास्ट का उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। तो सबसे पहले ये आता है कब लागू हुआ, तो 19 अप्रैल 1948, और सभी जगह लागू होगा, होल ऑफ इंडिया पे लागू होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे मैटरनिटी नहीं था, ठीक है। लिखा हुआ है कि सारे बेनिफिट देगा ये इन केस ऑफ सिकनेस, मैटरनिटी, एम्प्लॉयमेंट इंजरी, टू मेक प्रोविजन फॉर सर्टेन अदर मैटर्स इन रिलेशन देयर टू, ठीक है। सभी, ये कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है, इसमें सब कुछ है, ठीक है। मैं कैमरा और क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, जब तक आप इसको देखो। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है, इसमें सब कुछ है। इसके बनने के बाद भी वो क्यों बने हैं और एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए बने हैं, इसमें सब कुछ है। अगर ईएसआईसी आपकी कंपनी पे लागू है तो आपको पूरे फायदे वैसे ही मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें मैटरनिटी भी आती है, इंजरी भी आती है, सिकनेस भी आती है, ठीक है। जबकि मैटरनिटी ओनली मैटरनिटी को डील करेगा, कंपनसेशन ओनली सिकनेस और इंजरी को डील करेगा, ठीक है। लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें सब कुछ है, इसलिए हम सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी में इसको पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम मैटरनिटी पढ़ेंगे, वो इसी का पार्ट है। कंपनसेशन पढ़ेंगे, वो इसी का पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले यही था और सारी चीजों को एड्रेस एक साथ ही करता था, जैसे मैंने आपको बताया। पूरे इंडिया पे लागू हुआ, ईएसआई एक्ट 1948 कहलाएगा। जो भी डेट सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देगी उस पे आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इंस्टेंस में तो सारी फैक्ट्रीज पे, अदर देन सीजनल, सीजनल पे नहीं लगेगा। यानी आप देख रहे हैं इसमें कोई ऐसी कंडीशन ही नहीं है, सभी पे लग रहा है, 10 होने चाहिए, 20 होने चाहिए, ठीक है। सभी पे लग रहा है ये, ठीक है। क्लियर है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है या फिर अप्रोप्रिएट भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी पे लगाया जा सकता है और स्टेट एक्सटेंड भी कर सकता है कि भाई इस पे लगेगा या इस पे नहीं लगेगा, वो सब स्टेट कर सकता है, ठीक है। The factory or an establishment to which this act applies shall continue to be governed by this act, notwithstanding anything number of persons employed their time falls below the limit specified by or under this act or manufacturing process therein ceases to be carried out with or without power। अगर कोई ऐसी स्पेसिफाई हम करें भी और उसके कम भी हो जाए तब भी ये एक्ट लागू ही रहेगा, ठीक है। क्लियर है। और विद और विदाउट पावर से भी आप इसको हटा नहीं सकते, मतलब जैसे फैक्ट्री एक्ट का था, 20 लोग विदाउट पावर, विद पावर 10 लोग, ऐसे ही ये लागू हो गया। उसके बाद में अगर आपने कहीं पे ये हो गया कि भाई अब इससे कम लोग हो गए तो भी नहीं हटेगा, आप कहोगे विदाउट पावर हो गया है तब भी नहीं हटेगा, मतलब एक बार लग गया तो लगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये सभी के लिए है, फुल्ली कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है। इसमें आने का मतलब है आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी और इसमें हटना भी कोई क्यों चाहेगा इससे, ठीक है। तो हाँ, एम्प्लॉयर जरूर हटना चाहेगा क्योंकि उसको ज्यादा सुविधा देनी पड़ेगी एम्प्लॉय को, बाकी एम्प्लॉय तो आना ही चाहेगा इसमें। तो लगने के बाद में हटता नहीं है, कहीं भी और चाहे स्टेट तो वहां भी लगा सकते। क्लियर है। डेफिनेशंस इसमें देखेंगे हम, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आप सभी को पता है कि जहां पे सेंट्रल या रेलवे कुछ इस तरह की बात आएगी वहां पे सेंट्रल रहेगी, बाकी सब जगह स्टेट रहेगी। कन्फाइनमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कन्फाइनमेंट किसको बोल रहे हैं ये, कि वुमेन एक जो है प्रेग्नेंट है तो वो मैटरनिटी बेनिफिट के अनुसार जो है बंद हो जाएगी, मतलब कन्फाइनमेंट, मतलब वो आएगी नहीं 26 हफ्तों तक, तो उस पीरियड को ये कन्फाइनमेंट बोल रहे हैं। लेबर रिजल्टिंग द इशू of a living child or labor after 26 weeks of pregnancy resulting in the issue of a child whether alive or dead। 26 हफ्ते का जो टाइम उसको दिया जा रहा है एज पर मैटरनिटी लीव अब इसमें मिलता है, तो उसके बाद में बच्चा होगा चाहे जिंदा हो या
अलाइव या डेड जैसा भी होगा, तो उस पीरियड को कन्फाइनमेंट बोला जा रहा है कि उस टाइम पे कहीं भी नहीं जा सकती हो, ठीक है। कंट्रीब्यूशन किसको कहा जा रहा है? कॉर्पोरेशन को। जैसे आपने देखा था ट्रेड यूनियन को एक चार्ज आता था, उसी तरह से ये जो सारे बेनिफिट आपको दे रहे हैं उसके उसके लिए एक चार्ज आता है आपसे मंथली सैलरी से, उसको क्या बोला जा रहा है? कंट्रीब्यूशन। ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के केस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है एम्प्लॉय की तरफ से, एंड इंक्लूड्स एनी अमाउंट पेएबल बाय ऑन और बिहाफ द एम्प्लॉय इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस। आधा एम्प्लॉयर देता है, आधा एम्प्लॉय देता है, ये यहाँ पे तरीका है। तो चाहे एम्प्लॉय दे या एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय की तरफ से एम्प्लॉयर दे या फिर अपना वाला पार्ट एम्प्लॉयर दे, दिया एम्प्लॉयर की तरफ से जाता है, समझ गए आप? एम्प्लॉयर देगा, एम्प्लॉय की तरफ से जो पार्ट जाता है वो भी एम्प्लॉयर ही देगा, ठीक है, इसका काट के ये भी एम्प्लॉयर ही देगा और अपना पार्ट भी यही देगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? कंट्रीब्यूशन। कॉर्पोरेशन किसको बोलेंगे? ईएसआईसी को। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब बहुत बड़ा है यहाँ पे, क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी है, ये मिलनी मिलनी है, जबरदस्ती दी जाएगी, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी है ये, इसलिए यहाँ पे डिपेंडेंट का मतलब बहुत बड़ा है। एक आदमी मर गया तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, उसके डिपेंडेंट को मिलेगी। और डिपेंडेंट कौन है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। क्लियर होती जा रही चीजें, समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। जितना आपका जिस संस्था के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, सिलेक्शन होकर जिस संस्था के लिए आप काम करोगे, प्रोविडेंट फंड, उसी उतना ही इंपॉर्टेंट ये एक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों से क्वेश्चन आते हैं, इससे भी और उससे भी, ठीक है। कॉर्पोरेशन ईएसआईसी हो जाएगी। डिपेंडेंट का मतलब क्या है? अब विडो, माइनर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन, एक विधवा, ठीक है, गोद लिया हुआ बच्चा भी आएगा इसमें, या फिर लेजिटिमेट यानी गोद लिया हुआ नहीं है, वैध बच्चा है, अनमेरिड लेजिटिमेट और अडॉप्टेड डॉटर। अगर अडॉप्टेड डॉटर है या फिर अनमेरिड है तो वो भी आएगी, ठीक है। जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं, 4 तरह की पीडीएफ आपको मिलती है हर एक के लिए, ठीक है। एक आपको मिलती है हिंदी गजट, ठीक है। एक आपको मिलता है इंग्लिश गजट, एक आपको मिलता है शॉर्ट नोट्स जो बायलिंगुअल होता है, और उसके बाद में आपको मिलती है क्लास, जो पढ़ रहे हो आप उस क्लास की पीडीएफ, ठीक है। तो आप गजट से तो मेरे साथ पढ़ ही लेते हो, ठीक है, फिर आप हिंदी के हिंदी गजट से उसको देख सकते हो, शॉर्ट नोट्स में बायलिंगुअल रहता है, तो वो लास्ट में रिवीजन के लिए काम आएगा आपके। और क्लास पीडीएफ जो मैं पढ़ाता हूँ, जैसे जो एक्स्ट्रा चीजें मैंने लिखी है वो रहती हैं, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो डिपेंडेंट मतलब आश्रित, हिंदी में क्या बोलते हैं हम? आश्रित। जो आश्रित होगा उसको मिलेगा भाई। तो आश्रित की परिभाषा क्या है? वो तो मर गया, ठीक है, कोई एम्प्लॉय मर गया, उस केस में मिलेगा डिपेंडेंट को। तो डिपेंडेंट हम देख रहे हैं जब आदमी मर गया तो उसकी विधवा, या फिर उसका गोद लिया हुआ बच्चा, या फिर बिना गोद लिया हुआ मतलब ओरिजिनल बच्चा। अनमेरिड लेजिटिमेट, उसकी जो बेटी है उसकी शादी नहीं हुई या फिर गोद ली हुई है, वो भी काउंट होगी। अब विडोड मदर, उसकी माँ भी अगर विधवा है वो भी काउंट होगी। इफ होली डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग्स ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, अगर उसकी डेथ के टाइम पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है उसी के ऊपर, अ लेजिटिमेट और अडॉप्टेड सन और डॉटर हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 इयर्स एंड इज इनफर्म। एक बेटा भी है, चाहे वो अडॉप्टेड हो या लेजिटिमेट हो, या फिर एक बेटी भी है, उसने 18 साल की आयु भी पूरी कर ली है, तब भी अगर वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, ठीक है, किसके ऊपर? उस आदमी के ऊपर जो एक्सपायर हो गया है, तो वो भी डिपेंडेंट में आएगा, ठीक है। तो डिपेंडेंट की यहाँ पे कितनी लंबी है आप देख पा रहे हैं। विधवा तो हर जगह आती है, बच्चा भी, और यहाँ पे गोद लिया हुआ भी काउंट है। ये इंपॉर्टेंट है, हर जगह गोद लिए हुए को हटा देते हैं, लेकिन यहाँ पे ईएसआईसी में गोद लिया हुआ भी काउंट है। आपकी बच्ची भी काउंट है, डॉटर भी काउंट है गोद ली हुई, ठीक है। अनमेरिड है तब तक वैसे भी काउंट है वो। और मैरिड भी हो गई, सॉरी मैरिड नहीं, 18 साल की भी हो गई लेकिन वो आश्रित है फिर भी आपके ऊपर, तो भी काउंट है। और लड़का भी काउंट है जब तक वो पूरी तरह से आपके ऊपर आश्रित है। लड़का 18 साल का हो जाएगा तो हट जाएगा, लेकिन लड़की 18 साल की होने के बाद भी अगर आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है पूरी तरह, उस एम्प्लॉय के ऊपर जो एक्सपायर हो गया, तो वो भी काउंट होगी। इफ होली और इन पार्ट इंडिपेंडेंट ऑन द अर्निंग्स ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, अगर आधे मतलब
आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है उसी एम्प्लॉय की सैलरी पे, तो कौन आ जाएगा? पेरेंट्स भी आ जाएंगे। ठीक है। पेरेंट अदर देन अ विडोड मदर, विधवा माँ को तो पहले ही ले लिया था। ठीक है, विधवा माँ को तो हम पहले ही ले चुके हैं। विधवा माँ के अलावा मतलब पिता भी आ जाएंगे, अगर वो भी आपके ऊपर डिपेंड है, मतलब एम्प्लॉय, आपसे मतलब मेरा एम्प्लॉय के लिए कह रहा हूँ। अब माइनर इलेजिटिमेट सन, उस एम्प्लॉय की बात हम कर रहे हैं जिसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो उसके लिए उसकी विधवा माँ आ रही है, उसकी गोद ली हुई या लेजिटिमेट बच्ची आ रही है, उसका गोद लिया हुआ है लेजिटिमेट बच्चा आ रहा है। डिपेंडेंट का मतलब आप समझ रहे हो कि जिसको पैसा मिलेगा। ठीक है, जिसको सुविधाएं मिलेंगी आगे, तो ये सब आ रहे हैं। अगर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डिपेंडेंट है, जब वो एक्सपायर हुआ, तो डिपेंडेंट पेरेंट भी आ रहे हैं, पापा भी आ रहे हैं। ठीक है, माइनर इलेजिटिमेट सन है, या फिर अनमेरिड इलेजिटिमेट डॉटर है। डॉटर कब तक आएगी? जब तक उसकी शादी नहीं हो जाएगी। ठीक है। और बच्चा कब, लड़का कब तक आएगा? जब तक उस वो 18 साल का नहीं हो जाएगा। ठीक है। माइनर से जैसे ही ऊपर होगा तो लड़का नहीं आएगा, लड़की आती रहेगी जब तक उसकी शादी ना हो जाए। और ए डॉटर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड और इलेजिटिमेट इफ मैरिड एंड अ माइनर, और इफ विडोड एंड अ माइनर। अगर बेटी की शादी भी हो जाती है और वो विधवा हो गई, तो वो भी आएगी। ठीक है, तो कितना बड़ा दायरा है इसका, कि ना सिर्फ आपकी विधवा, मतलब उस एम्प्लॉय की विधवा, उसका बच्चा, ठीक है, उसका गोद लिया हुआ बच्चा हो या बच्ची हो, लड़की जब तक शादी नहीं हो जाएगी तब तक आएगी, 18 साल की हो गई तब भी आएगी, लड़का 18 साल तक आएगा, और जो आपकी बेटी है उसकी शादी हो गई, वो विधवा हो गई, वो भी आएगी। ठीक है। और अडॉप्टेड और इलेजिटिमेट इफ मैरिड एंड माइनर, और इफ विडोड एंड माइनर, विधवा है तो भी आएगी, और उसकी शादी हो, मतलब शादी नहीं हुई तब तक तो आएगी। अब माइनर ब्रदर, भाई भी आएगा, माइनर है वो, मतलब 18 साल का नहीं हुआ है। और एन अनमेरिड सिस्टर, अनमेरिड सिस्टर तक आएगी, माइनर भाई तक आएगा। और अ विडोड सिस्टर इफ अ माइनर, माइनर है तो उसकी विडोड सिस्टर तक भी आएगी, विधवा बहन भी आएगी। यानी जो जो भी डिपेंडेंट है आप पे, एक तरीके से पूरा परिवार। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कौन कौन डिपेंडेंट है। एज पर ईएसआई एक्ट, डिपेंडेंट आपको दो तीन ऑप्शन दे दिए, ये होगा ये होगा ये होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ता है। विडोड डॉटर इन लॉ, आपकी बहू भी आएगी, उस एम्प्लॉय की जो एक्सपायर हो गया, अगर वो विधवा है तो वो भी आएगी। अब माइनर चाइल्ड ऑफ प्री डिजीज सन, पहले ही आपका बेटा मर गया है और उसका बेटा, ठीक है, जो माइनर है वो भी आएगा। अब माइनर चाइल्ड ऑफ अ प्री डिजीज डॉटर, पहले बेटी थी आपकी, बेटी मर गई है, उसका बच्चा है जो माइनर है, वो भी आएगा। वेयर नो पेरेंट ऑफ द चाइल्ड इज अलाइव, उसके पापा नहीं होने चाहिए। यानी बेटी तो कब तक आएगी? बेटी बस उसका पति जिंदा है तो ही नहीं आएगी, अगर उसका पति नहीं है तो भी आएगी, उस वो खुद एक्सपायर हो गई, उसका बच्चा है तो वो बच्चा भी आएगा। ठीक है, कोई पेरेंट्स उसका जिंदा नहीं है तो भी आएगा। कितना बड़ा दायरा है यहाँ। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट इफ नो पेरेंट ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन इज अलाइव, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट तक आएंगे, उस एम्प्लॉय के दादा दादी भी आएंगे, अगर उसके मम्मी पापा जिंदा नहीं है, वो अपने दादा दादी को पाल रहा है, तो उसके दादा दादी भी आएंगे, अगर उसके मम्मी पापा में से कोई नहीं है। तो आप ये मान सकते हो कि ईएसआई में दायरा कितना ज्यादा बड़ा है, आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल समझा दूं, लाइव एग्जांपल से और ज्यादा समझ आता है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में कोरोना के टाइम पे हमारे कोई एम्प्लॉय थे, उनकी बेटी की शादी हो चुकी थी। ठीक है, उस बेटी के हस्बैंड एक्सपायर हो गए, और वो जो हमारा एम्प्लॉय था वो भी एक्सपायर हो गया, और उसकी वाइफ भी एक्सपायर हो गई। यानी उसके कोई बेटा नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसका पति एक्सपायर हो गया, और वो एम्प्लॉय एक्सपायर हो गया, उसकी वाइफ एक्सपायर हो गई। यानी उस बेटी के आसपास अब कोई नहीं है। ठीक है, पति उसका एक्सपायर हो चुका है, उसके मम्मी पापा दोनों एक्सपायर हो चुके हैं कोरोना। तो वो क्लेम करने आई थी हमारे डिपार्टमेंट में कि भाई मेरे को चाहिए पेंशन और सारे जो भी बेनिफिट्स हैं, क्योंकि मैं अकेली लीगल हियर हूँ, मैं अकेली की वारिस बची हूँ। ये उसका क्लेम था, सही था, ठीक है, तो दिया गया उसको।
समझ रहे हो कि वहां तो गवर्नमेंट का मामला था, यहाँ आप देख रहे हो ईएसआई में जो प्राइवेट में भी आती है, ईएसआई इस पर लागू हो गया, कितना बड़ा दायरा है, कोई छूटेगा नहीं। दादा दादी भी आ रहे हैं, मम्मी पापा भी आ रहे हैं, बहन भी आ रही है, भाई भी आ रहा है, बेटी एक्सपायर हो गई तो उसका बच्चा भी आ रहा है, बेटी एक्सपायर हो गया तो उसका बच्चा भी आ रहा है, बहू भी आ रही है, सब आ रहा है, ठीक है। मतलब जिन पर नहीं भी हो रहा ना लागू, वो क्लेम कर सकते हैं कि भाई मैं अकेला लीगल हियर हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे संपत्ति वगैरह जब रहती है तो लीगल हियर निकल निकल के आते हैं, डीएनए टेस्ट होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पे पहले ही सबको कवर कर लिया गया है कि भाई जो जो भी आएगा हमने सबको कवर कर लिया, ये सब डिपेंडेंट में है, अच्छी खासी बड़ी डेफिनेशन है डिपेंडेंट, ठीक है। ड्यूली अपॉइंटेड का मतलब क्या होगा? ड्यूली अपॉइंटेड मतलब इस एक्ट के हिसाब से जिसको अपॉइंट किया गया है। एम्प्लॉयमेंट इंजरी क्या होगी? इंजरी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इसको भी कवर कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी का एक्ट है, ठीक है। देखिए इंजरी क्या होगी? पर्सनल इंजरी टू एन एम्प्लॉय कॉज्ड बाय एक्सीडेंट और एन ऑक्यूपेशनल डिजीज, चाहे एक्सीडेंट से हुई या फिर ऑक्यूपेशनल डिजीज से, अराइजिंग आउट ऑफ इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या होती है? जो डिजीज ऑक्यूपेशन की वजह से हुई है, जैसे कोयले की खान में आप काम करते हो, वहां लंबे समय तक काम करने से वहां की जो घास जाती है उससे आपकी सांस में दिक्कत होने लग जाती है, ठीक है। कोई इस तरह का केमिकल यूज हो रहा है जिससे आपको मतलब उससे कुछ होता है, जैसे गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा फैक्ट्री में, फैक्ट्री एक्ट के शेड्यूल में लिखा हुआ है सारी चीजें कि कौन सी डिजीज होती है कौन सी इंडस्ट्री से, तो वही उसी के हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहा है ऑक्यूपेशनल डिजीज, ऑक्यूपेशनल डिजीज फैक्ट्री एक्ट में बताई हुई है, तो वो ऑक्यूपेशनल डिजीज से हो या फिर एक्सीडेंट से हो इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जब काम कर रहा था, इसमें बहुत सारे क्लेम होते हैं और टिपिकल क्लेम होते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि ये मेरे दायरे में नहीं है, मेरी वजह से नहीं हुआ। क्यों करता है ऐसी कोशिश? ताकि उसको क्लेम न देना पड़े। और एम्प्लॉय ये क्लेम करता है कि नहीं ये इन्हीं की वजह से हुआ। जैसे मान लीजिए कि आपको ऑफिस के काम से कहीं भेजा गया और रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम भले ही आपकी वजह से हुई, लेकिन आप जा तो ऑफिस के काम से रहे थे तो वो भी इस दायरे में आएगा। कोई स्टाफ बस आपको लेके आती है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो भी इसके दायरे में आएगा। लेकिन उसी जगह उस दिन आप स्टाफ बस में रोज आते हो, लेकिन उस दिन आप स्टाफ बस की जगह आप ऑटो से आ रहे थे, पब्लिक व्हीकल से आ रहे थे, बस से आ रहे थे, वहां कुछ हो गया, तो जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है कि क्लेम्स ये कैसे बनते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप आएंगे सर्विस में तो आपको और समझ आएंगे, ठीक है। इसलिए आपको पहले से ही पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपको लोगों के भी समाधान करना। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो चाहे एम्प्लॉय की वजह से, ऑक्यूपेशनल डिजीज से, या फिर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, यानी जो मैंने आपको बताया कि स्टाफ बस लेके आ रही, किसी भी रीजन से आप जा रहे हो स्टाफ के काम से, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आएगा। बीइंग एन इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, तो ये क्या है, एक इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट है, हो जाएगा क्योंकि ये सही से लागू हो रहा है। वेदर द एक्सीडेंट अकर्स और द ऑक्यूपेशनल डिजीज इज कॉन्ट्रैक्टेड विद इन और आउटसाइड द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ इंडिया, इवन आउट ऑफ द लिमिट्स ऑफ इंडिया हो, आप जा तो ऑफिस के काम से ही रहे थे, तब भी ये लागू होगा। बात आपके समझ में आई? आप कहीं भी जा रहे थे, आउट ऑफ इंडिया जा रहे थे, लेकिन जा रहे थे ऑफिस के काम से, ठीक है, तो लागू होगा, वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी में आएगा। एम्प्लॉय का मतलब क्या है? एम्प्लॉय की डेफिनेशन हमने कई जगह पढ़ी है, जो डायरेक्टली एम्प्लॉयर से कनेक्ट हो या ना हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे हो, किसी भी तरह का, सब कुछ इसमें आएगा। मैंने आपको रतन टाटा की कहानी भी इसमें सुनाई थी, ठीक है। सारे जो किसी भी तरीके से एम्प्लॉय हैं वो सब इसमें आएंगे, ठीक है। एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय कौन होगा? जिसे एग्जेम्प्ट किया गया है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन के लिए, एम्प्लॉय हु इज नॉट लायबल अंडर दिस एक्ट फॉर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, जिसे जो लायबल नहीं है। वीडियो वॉइस क्लियर है? ओके, बता दीजिएगा अगर आपको वॉइस में कुछ परेशानी आ, तुरंत बताइएगा, पता लगे मैं बोलता जाऊं। और फिर आपका मैसेज वैसे भी लेट आता मेरे पास, ठीक है, तो बताते रहिएगा। तो जो लायबल नहीं है वो एग्जेम्प्टेड हो गया, मतलब उसको कंट्रीब्यूशन पे नहीं करना है। फैमिली, देखिए जैसे डिपेंडेंट पढ़ा था, वैसे फैमिली की भी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है यहाँ, ठीक है। ये आएगा कि भाई फैमिली को बेनिफिट मिलेगा, तो फैमिली क्या है सबसे पहले तो ये जाने हम, ठीक है। फैमिली में क्या आएगा? वाइफ या हस्बैंड, वो तो आएगा ही।
माइनर लेजिटिमेट और अडॉप्टेड। अडॉप्टेड आता है ईएसआई की खास बात है, ध्यान रखना है आपको, अडॉप्टेड हर जगह आएगा। तो आपका बच्चा 18 साल से छोटा या अडॉप्टेड, डिपेंडेंट अपॉन द इंश्योर्ड पर्सन, पूरी तरह डिपेंडेंट है, वो आएगा। अ चाइल्ड हु इज होली डिपेंडेंट ऑन अर्निंग्स ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एंड हु इज, एक बच्चा जो पूरी तरह से डिपेंडेंट है आपके ऊपर और जो रिसीविंग एजुकेशन, पढ़ाई कर रहा है टिल ही और शी अटेन्स द एज ऑफ 21। 21 तक लड़का लड़की दोनों आ रहे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। अगर 21 से पहले उनकी नौकरी लग गई तो वो नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा, क्लॉज में लिखा हुआ है जो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ईएसआई में आने वाले एम्प्लॉय के बच्चे जो 21 साल तक हैं और पढ़ाई कर रहे हैं वो फैमिली में आएंगे। एन अनमेरिड डॉटर, बेटी की जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक वो आएगी। अ चाइल्ड हु इज इन्फर्म by reason of any physical or mental abnormality or injury and who is wholly dependent on the earnings of the insured person so long as the infirmity continues। अगर जो बच्चा है आपका वो दिमागी रूप से अक्षम है या किसी भी तरह से बॉडी रूप से अक्षम है, कोई भी प्रॉब्लम है उसके साथ, तो वो प्रॉब्लम जब तक रहती है, उस पर 21 साल पढ़ाई कुछ भी अप्लाई नहीं है, जब तक वो प्रॉब्लम रहती है, अगर जिंदगी भर प्रॉब्लम रहती है तो जिंदगी भर वो फैमिली में आएगा। डिपेंडेंट पेरेंट्स भी आएंगे। तो फैमिली समझ आ गई आपको, इतनी बड़ी फैमिली है, पति या पत्नी, बच्चा एडॉप्टेड या ओरिजिनल, अ चाइल्ड हु इज होली डिपेंडेंट, ठीक है, बच्चा जो 21 साल तक पढ़ रहा है, लड़का या फिर लड़की जब तक अनमेरिड है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमेशा आएगा जब तक वो प्रॉब्लम रहती है। डिपेंडेंट पेरेंट्स ये आएंगे। डिपेंडेंट पेरेंट्स कब नहीं आएंगे? जब उनकी खुद की नौकरी है। जैसे मेरी मम्मी की खुद की नौकरी है तो वो मेरी डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। डिपेंडेंट पेरेंट्स नहीं लिखा हुआ है, डिपेंडेंट पेरेंट्स लिखा हुआ है। अगर खुद मेरी मम्मी की भी नौकरी है और वो वहां से रिटायर है तब भी वो डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि उन्हें पेंशन मिल रही है। अगर मेरे पापा एक्सपायर हो गए, मेरी मम्मी को मेरे पापा की पेंशन मिल रही है, तब भी वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट कब होंगी? जब उन्हें पेंशन मिलेगी, मतलब उन्हें पेंशन नहीं मिल रही, उनके पास कोई और सोर्स नहीं है, इसलिए क्लियरली मेंशन्ड है डिपेंड। ठीक है, पेरेंट्स जो कि डिपेंडेंट है। फैक्ट्री क्या होती है? जहाँ 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हो विद इलेक्ट्रिसिटी या विद पावर और विदाउट पावर पीस। ठीक है, तो जो हमारा फैक्ट्री एक्ट में मतलब था वही रहेगा। एक नई डेफिनेशन ये आ रही है, इमीडिएट एम्प्लॉयर। अभी तक हमने एम्प्लॉयर देखा था, अभी है इमीडिएट एम्प्लॉयर। ठीक है, इमीडिएट एम्प्लॉयर को आप सिंपल सा समझ सकते हैं, जैसा ऑक्यूपायर आपने पढ़ा था फैक्ट्री में, या डेजिग्नेटेड पर्सन आपने पढ़ा था पेमेंट ऑफ वेजेस में, कि जिससे तुरंत बात की जाएगी, ये जो तुरंत बात करने के लायक है, जिसको हम एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा सब क्लियर है? डिपेंडेंट समझ आया आपको? फैमिली समझ आई? ठीक है, अब इमीडिएट एम्प्लॉयर, तो इससे डायरेक्टली हम बात कर सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। इन रिलेशन टू एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड बाय और थ्रू हिम मींस अ पर्सन हु हैज अंडरटेकन द एग्जीक्यूशन। ठीक है, जो एग्जीक्यूट करने के लिए बेसिकली रखा हुआ ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ फैक्ट्री और एन एस्टेब्लिशमेंट टू व्हिच दिस एक्ट अप्लाइज। फैक्ट्री पे तो सबको लगता ही है, और किसी भी एस्टेब्लिशमेंट जिस पे लग रहा है वहां पे जो एग्जीक्यूशन में मतलब वही पर्सन डेजिग्नेटेड जिसको बिठाया हुआ है ये समझ पाएगा यहाँ पे। और अंडर द सुपरविजन ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और हिज एजेंट। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन? टाटा जी हो गए, तो टाटा जी के हर जगह हर प्लांट में तो वो बैठे नहीं है, तो जो वहां का मेन है वो हो गया। ठीक है, या फिर उनका एजेंट। ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द वर्क विच इज ऑर्डिनरी पार्ट ऑफ द वर्क ऑफ द फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट। किसी भी पार्ट में जो उसका सुपरवाइजर है या जो एजेंट है, जो मेन बिठाया हुआ है वही है। ठीक है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और इज प्रिलिमिनरी टू वर्क कैरिड ऑन or incidental to the purpose of any such factory or establishment and includes a person by whom the service of an employee who has entered into a contract of service with him are temporarily lent or lent on hire by the principal employer। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के द्वारा जिसको रखा गया है, या फिर आपका रिक्रूटमेंट जिससे हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली जिसने आपको रखा है वो हो गया। ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस से देखोगे पर्सन डेजिग्नेटेड जो भी पेमेंट देने वाला है, उसी तरीके से यहाँ पे है इमीडिएट एम्प्लॉयर, आपको जिसने रखा है या फिर उस प्लांट का जो हेड, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के द्वारा। ठीक है, अगर आपको समझना है तो टाटा की इतनी सारी कंपनी है, तो टाटा की उस कंपनी का एक पर्टिकुलर प्लांट का, राजस्थान के जयपुर के जो प्लांट है उसका हेड आपका क्या हो गया? इमीडिएट एम्प्लॉयर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो मेन उसका सीईओ है, ठीक है, पूरे टाटा। ठीक है, इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट मींस एन एम्प्लॉयमेंट इन अ फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट व्हिच दिस एक्ट अप्लाइज। इंश्योरेबल हो गया क्योंकि ये एक्ट अप्लाई हो गया। ठीक है,
इंश्योर्ड पर्सन, तो सारे पर्सन जो इसमें आ गए वो इंश्योर्ड पर्सन हो गए। ठीक है, इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट हो गया वैसे ही। इंश्योर्ड पर्सन कौन हो गए, जो इस एक्ट में आ गए वो सब इंश्योर्ड हैं। ठीक है, उन्हीं को कह रहे हैं जहां पे ये एक्ट लागू है, जो कॉरपोरेशन को दे रहे हैं एक तरीके से कंट्रीब्यूशन, वो सब इंश्योर्ड हैं। ठीक है, या ये कहें जहां पे लागू है। मैनेजिंग एजेंट की बात करें, मींस एनी पर्सन अपॉइंटेड और एक्टिंग एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनदर पर्सन ऑफ द पर्पस ऑफ केयरिंग ऑन सच अदर पर्सन्स ट्रेड और बिजनेस, डज नॉट इंक्लूड एनी इंडिविजुअल मैनेजर सबऑर्डिनेट टू एन एम्प्लॉयर। मैनेजिंग एजेंट जो भी रखा हुआ है वहां पे संभालने के लिए, ठीक है, मैनेज करने के लिए मैनेजिंग एजेंट हो गया। लेकिन इंडिविजुअल मैनेजर अगर अलग से रखा हुआ है एम्प्लॉयर ने तो नहीं, संभालने के लिए जो रखा हुआ है, ठीक है, एम्प्लॉयर खुद भी है, ठीक है, और अलग से एक मैनेजर रखा हुआ है तो नहीं आएगा वो। एम्प्लॉयर ने रखा हुआ है मतलब एम्प्लॉयर खुद नहीं संभालता, किसी एजेंट को रखा हुआ है वो आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शैल हैव द मीनिंग असाइंड फैक्ट्रीज एक्ट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहां से देखेंगे हम, फैक्ट्री एक्ट से। मिसकैरेज, अब यहाँ पे मैटरनिटी आएगी तो मिसकैरेज भी आएगा। ठीक है, मिसकैरेज क्या होता है, एक्सपल्जन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ प्रेग्नेंट यूटेरस एट एनी पीरियड प्रायर टू और ड्यूरिंग द 26 वीक। जो 26 वीक आपको छुट्टी दी गई, ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ आ रहा है। बीच में यस सर लिखते रहा करो जिससे मुझे पता लग जाए कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मिसकैरेज आप लोगों को जनरली तो पता ही है, सिर्फ हमने डेफिनेशन, क्योंकि आएगा यहाँ पे जो भी चीज आएगी उसकी बात होगी तो डेफिनेशन लिख दी जाती है। तो भाई जो 26 वीक्स की आपको छुट्टी दी जा रही है उसके बीच में या ड्यूरिंग द बर्थ कभी भी कुछ भी होता है तो वो मिसकैरेज है। ऑक्यूपायर फैक्ट्रीज एक्ट में हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, क्योंकि डिसेबलमेंट पे पैसे देंगे इसलिए डिसेबलमेंट भी देखना पड़ेगा भाई, परमानेंट क्या होता है, पार्शियल क्या होता है। ठीक है, तो डिसेबलमेंट क्या होता है, जिससे आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है उस पे इफेक्ट आए। ठीक है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी है, आ रहा है सब ओके, आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है उस पे इफेक्ट आता है, वो क्या होता है, आपका डिसेबलमेंट होता है। मान लीजिए आप हाथ से काम करते हैं, ठीक है, दोनों हाथों से आप काम करते हैं, एक हाथ को कुछ हो जाता है तो एक हाथ से फिर आप काम करेंगे तो स्पीड आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, कोई भी आपको नहीं रखेगा या कम पैसे देगा क्योंकि आप एक ही हाथ से काम करोगे, दोनों हाथ से काम नहीं कर पाओगे, तो ये क्या हो गया, पार्शियल डिसेबलमेंट हो गया। अब पूरा कंप्लीट डिसेबलमेंट क्या होता है, दोनों हाथ आपके बेकार हो गए तो आप दोनों हाथ से कुछ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट डिसेबलमेंट। परमानेंट और टेम्परेरी, परमानेंट मतलब हमेशा के लिए हो गया, टेम्परेरी कुछ समय के लिए हुआ है, जैसे एक किसी की रोड गिर गई शेड में, ठीक है, रेलवे शेड में गिर गई किसी के, मेरे जिया जी के जैसे पाँव पे कुछ गिर गया, अब वो काफी समय तक नहीं जा पाए तो वो क्या हो गया, टेम्परेरी, लेकिन जब वो ठीक होंगे तो जा सकेंगे। ठीक है, तो वो हो गया टेम्परेरी, लेकिन अगर हमेशा के लिए हो गया तो परमानेंट। पार्शियल और फुल्ली आप समझ गए, पार्शियल आधा या कुछ परसेंटेज, जैसे आंखों से आप 100% काम करते हो आप, ठीक है, डिजिटल काम है, कुछ ऐसा काम है जिसमें आंखों की बहुत जरूरत है, अब आंखें आपकी कुछ परसेंटेज में खराब हो गई तो उस हिसाब से आपको कम दिखेगा, आप धीरे काम कर पाओगे, तो वो पार्शियल हो गया। ठीक है, और जहां पे पूरा ही चला जाएगा वो कंप्लीट हो गया। ऐसा डिसेबलमेंट परमानेंट नेचर का होगा जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी हर तरह के एम्प्लॉयमेंट में कम हो जाती है, वाज केपेबल ऑफ अंडरटेकिंग एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन डिसेबलमेंट। जो भी एक्सीडेंट हुआ, जैसे मैंने हाथ का बताया कि हर जगह आपको हाथ की जरूरत पड़ेगी तो कहीं भी आप काम नहीं कर पाओगे, ऐसा डिसेबलमेंट हो गया। प्रोवाइडेड दैट एवरी इंजरी स्पेसिफाइड इन पार्ट ऑफ द सेकंड शेड्यूल शैल बी डीम्ड टू रिजल्ट इन परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। तो इंजरीज यहाँ दी हुई है सेकंड शेड्यूल के पार्ट 2 में जिनसे परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो जाएगा, आप इसके शेड्यूल्स में दिया हुआ है। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट मैंने आपको बता दिया, जो पार्शियल है वैसा ही टोटल है, पूरी तरह से आप काम नहीं कर पा रहे हो, दोनों हाथ खराब हो गए, दोनों पांव खराब हो गए, दोनों आंखें खराब हो गई, ठीक है, ऐसा कुछ जिससे कि बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहा है, वो परमानेंट टोटल हो गया।
ठीक है। और ये कहाँ दिया हुआ है, पार्ट 2 में दिया हुआ है भी, ठीक है। पूरी तरह से आपकी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो लॉस हो जाती है। पावर हम किसको कहेंगे, फैक्ट्रीज एक्ट में देख चुके हैं, प्रिस्क्राइब हर जगह आता है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नई डेफिनेशन, या पहले हम फैक्ट्री एक्ट में भी इसको देख चुके हैं। तो वही जो फैक्ट्री एक्ट की डेफिनेशन थी, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर तो मेन हो गया, जो मैंने अभी आपको समझाया। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मतलब मेन पूरे टाटा सन्स का, ठीक है। पूरे टाटा सन्स का जो सीईओ है वो हो गया प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, और जो किसी जगह पे है वो मैनेजिंग हो गया, मैनेजर हो गया, ठीक है। या इमीडिएट एम्प्लॉयर यहाँ पे हम बोल रहे थे उसको, ठीक है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का मतलब फैक्ट्री केस में ऑक्यूपायर हो गया, मैनेजिंग एजेंट हो गया, ओनर हो गया, ऑक्यूपायर हो गया। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर आपका ऑक्यूपायर मर गया या मर गया एम्प्लॉयर, तो उसका लीगल हेयर हो गया। या फिर किसी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट होते जो अथॉरिटी बिठा रखी है सरकार ने, वो हो गई, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। हाँ। और कहीं भी और जगह देखें तो जो सुपरविजन के लिए या कंट्रोल के लिए बिठाया हुआ। रेगुलेशन मतलब इस एक्ट में जो रेगुलेशन है, कॉर्पोरेशन द्वारा जो रेगुलेशन है। स्केड्यूल मतलब जो इसमें आएंगे स्केड्यूल। सीजनल फैक्ट्री, सीजनल फैक्ट्री आप किसको बोलोगे। मैंने एक चीज आपको पहले क्लियर की थी, अगर कहीं डिस्प्यूट होता है कि भाई कौन से को हम सीजनल माने या ना माने, वैसे 180 डेज जो काम करती है उसको हम सीजनल मानते हैं, ठीक है, वो डेफिनेशन आएगी। लेकिन अगर कहीं डिस्प्यूट होता है कि भाई हम किसको माने सीजनल और किसको ना माने, जैसे दिवाली के पटाखे हैं, कुछ समय के लिए बनते हैं। होली के रंग है, राखी है, कुछ सजावट की चीजें जो दिवाली पे काम आती हैं, कुछ चीजें जो ईद पे काम आती हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें जो सीजनल हैं, ठीक है। अगर डिस्प्यूट हो जाए, अगर सरकार के बीच में और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में डिस्प्यूट होगी कौन सी सीजनल है कौन सी नहीं है, तो लास्ट डिसीजन किसका माना जाएगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। इस ऑप्शन को आपको टिक करना है। इसका डिसीजन मानेंगे कि भाई कौन सीजनल है और कौन सीजनल नहीं है, तो आप मानेंगे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। सीजनल फैक्ट्री मींस अ फैक्ट्री व्हिच इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये आपको प्रोसेस दिए हुए हैं, इनमें से अगर कोई काम वो कर रही है तो उसको सीजनल कहेंगे। जैसे कॉटन गिनिंग, कॉटन और जूट प्रेसिंग, डेकोर्टिशन ऑफ ग्राउंडनट्स, कॉफी बनाना, इंडिगो बनाना, नील बनाना, लाख बनाना, रबर बनाना, शुगर बनाना, चाय बनाना, या और भी कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस व्हिच इज incidental to or connected with an aforesaid process and includes a factory which is engaged for a period not exceeding 7 months in a year। 7 महीने से ज्यादा जो काम नहीं करती है। अब चाय के जो बागान है उनमें हमेशा ही ऐसा नहीं होता कि हमेशा लोग जो है देखते रहते हो, ठीक है। तो वैसा नहीं होता है। तो इसलिए जो 7 महीने से ज्यादा काम नहीं करती, ठीक है, वो किस में आएंगी, सीजनल में। इन एनी प्रोसेस ऑफ ब्लेंडिंग, पैकिंग, रिपैकिंग ऑफ टी और कॉफी, मिक्स करना टी को, पैकिंग करना, रिपैकिंग करना, इन सच अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और कोई अगर बताना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट तो गजट में बता सकती है। तो सीजनल फैक्ट्री वो जो 7 महीने से ज्यादा काम नहीं। सिकनेस का मतलब एक कंडीशन जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, एंड नेसेसिटीज एब्सेंट, एब्सेंशन फ्रॉम वर्क और ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, जिसमें आप नहीं आ सकते और मेडिकल ग्राउंड पे आपको छुट्टी जरूरत पड़ेगी, उसे हम यहाँ पे सिकनेस कहेंगे। टेम्परेरी डिसेबलमेंट, जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है और एक एम्प्लॉय को इस तरह की इंजरी हुई है कि वो कुछ समय के लिए डिसेबल हो गया है। टेम्परेरी इनकेपेबल है, टेम्परेरी इनकेपेबल है, कुछ समय के लिए काम नहीं कर सकता। जैसे मैंने मेरे जिया जी का सीन बताया आपको कि कुछ समय के लिए वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि पाँव पे रोड गिर गई, तो कुछ समय के लिए डिसेबल हो गए, ठीक है। तो वो टेम्परेरी डिसेबलमेंट। वेजेस हमको सिर्फ फैक्ट्री उससे पेमेंट ऑफ वेजेस से ही पढ़ना है, ठीक है। एक चीज आपको एक ही बार पढ़नी है, एक चीज आप 10 बार पढ़ोगे तो कंफ्यूज भी होगे और फिर वहां पे आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए जो डेफिनेशन एक बार पढ़ ली, वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस पढ़ लिया, फैक्ट्री, फैक्ट्री से पढ़ लिया, तो फिर दोबारा नहीं पढ़ना उसको, ठीक है। वेज पीरियड भी पढ़ लिया आपने, ठीक है, ये भी उसी में आता है।
कोई भी प्रॉब्लम होती है तो किसके पास जाते हैं? ताऊजी कौन है? सारे एक्ट का ताऊजी एक ही है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट, रजिस्ट्रेशन कैसे कराना होगा? जो भी तरीका दिया होगा। अब हमारा मेन हीरो आता है, जो है ईएसआईसी, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई इसी के इर्द गिर्द सारा एक्ट घूमता है। तो मेन हीरो की एंट्री हुई है 1 घंटे बाद, ठीक है। तो मेन हीरो क्या है हमारा? ईएसआईसी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? ऑफिशियल गजट निकालेगी और एक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, जो इन सबको करेगा, मैनेज करेगा, जिसको क्या बोलेंगे हम? ईएसआईसी बोलेंगे। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा? ये कैसे बनेगी? उसके पहले लिखा है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट होगी। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब आप समझते हैं, मैंने आपको समझाया है। कंपनी जैसे होती है, मतलब आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं और वो भी आप पे कर सकती है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है परपेचुअल सक्सेशन, यानी एक आदमी मरने से खत्म नहीं होगी, लोग आते रहेंगे और ये चलती रहेगी, सीईओ बदलते रहेंगे। जैसे रतन टाटा जी के मरने से टाटा सन्स नहीं बंद हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मुकेश अंबानी के मरने से रिलायंस बंद नहीं होगा। तो कंपनी है, परपेचुअल सक्सेशन है, लोग आएंगे और चलता रहेगा, ठीक है। एक कॉमन सील होती है, यानी जो भी होंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज की सील है और वो मुकेश अंबानी से अलग है, धीरू भाई अंबानी से अलग है। जो कुछ किया रिलायंस इंडस्ट्री ने किया, मुकेश अंबानी ने नहीं किया, ठीक है, वो अलग होता है और कॉमन सील अलग होती है। स्यू एंड टू बी स्यूड, आप उस पर केस कर सकते हो और वो भी आप पे केस कर सकता है। रिलायंस इंडस्ट्री आप पे केस कर सकती है और आप रिलायंस इंडस्ट्री पे कर सकते हो। मुकेश अंबानी का उससे लेना देना नहीं है, वो एज अ सीईओ आएगा उसमें, ठीक है। उसी तरीके से ये जो ईएसआईसी है, ये आपके ऊपर केस कर सकती है और आप भी इसके ऊपर कर सकते हो। ये बनेगी कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जनरली यहीं से बनते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। एक चेयरमैन होगा, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। एक वाइस चेयरमैन होगा, जिसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। 5 लोग होंगे, जिनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी। एक पर्सन होगा, जो हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। हर एक स्टेट को, सिर्फ एक स्टेट को नहीं, हर एक स्टेट को, जहां जहां ये एक्ट लागू है, तो सारे स्टेट में लागू है। अब पूरे 29 स्टेट, पूरे 28 स्टेट से एक एक आदमी इसका मेंबर होगा, जिसको स्टेट गवर्नमेंट भेजेगी, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अभी तक क्या सेंट्रल कर रही थी? तो 3 हो गए हैं सेंट्रल के, ध्यान रखिएगा। 3 हो गए हैं सेंट्रल के, पूरी काउंसिल बन रही है इंडिया लेवल पे। जितने स्टेट हैं अभी के लिए 28, तो वो वहां से स्टेट गवर्नमेंट भेज रही है, ठीक है। हर स्टेट से एक है, और 3 हो गए आपके सेंट्रल के। 1 पर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरी, एक आदमी भेजेगी यूनियन टेरिटरी, जितनी भी यूनियन टेरिटरी है सभी के लिए एक आदमी। तो फिर से एक हो गया किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट। 4 हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद 10 पर्सन representing employers to be appointed by central government in consultation with such organization of employers as may be recognized for the purpose of central government, purpose by central government। एम्प्लॉयर्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां से 10 लोग, और सेम वे में एम्प्लॉय के जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां से भी 10 लोग, लेकिन ये लाएगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल का आपने 3 देखा था, एक देखा था, प्लस 10 हो गए और प्लस 10 हो गए, 10 हो गए एम्प्लॉयर के, 10 हो गए एम्प्लॉय के। क्लियर है यहाँ तक? एक चेयरमैन लाई थी, एक लाई थी वाइस चेयरमैन, ठीक है, और एक और बंदा लाई थी। 3 बंदे पहले ही लाई थी यूनियन, ठीक है। चेयरमैन वाइस चेयरमैन और 5 बंदे थे यहाँ पे, ठीक है, 5 थे। तो 2 और 5 7, एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन, ठीक है। और उसके बाद में तो ये 3 नहीं, 7 है, ठीक है। एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 5 बंदे अलग से लाई थी, तो 7 यहाँ पे हो गए थे। उसके बाद में एक कौन था जो यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहा था? 8 हो गए सेंट्रल के द्वारा। उसके बाद 10 एम्प्लॉयर्स और 10 एम्प्लॉइज है, तो 10 और 7 और एक 28 अभी तक हो चुके हैं सेंट्रल से।
स्टेट से कितने हुए हैं, जितने स्टेट हैं उतने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद कौन आएगा, टू पर्सन रिप्रेजेंटिंग द मेडिकल प्रोफेशन टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। दो पर्सन मेडिकल फील्ड से आएंगे, ठीक है, किसके द्वारा, सेंट्रल के द्वारा दो आ गए मेडिकल, ठीक है। इन कंसल्टेशन विद सच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर एज में बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द पर्पस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मेडिकल की कोई संस्था से सलाह लेते हुए दो लोग मेडिकल वाले आ गए। इसके बाद तीन मेंबर आ गए पार्लियामेंट ऑफ हुम टू शैल बी द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड वन शैल बी मेंबर ऑफ राज्यसभा। तीन और आए, जिसमें से दो आए लोकसभा और एक आया राज्यसभा, ठीक है। हम अलग से बना लेंगे इसको पूरा, अभी आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं जस्ट यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। रिस्पेक्टिवली बाय द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एंड मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। तो राज्यसभा से चुन के एक आदमी, लोकसभा से चुन के दो आदमी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी। द डायरेक्टर जनरल ऑफ द कॉर्पोरेशन एक्स ऑफिशियो, डायरेक्टर जनरल आएगा एक्स ऑफिशियो से, ठीक है। डायरेक्टर जनरल एक्स ऑफिशियो रहेगा, ये अलग ही रहेगा, ठीक है, यानी ये बैठेगा नहीं, अलग से रहेगा। तो देखिए अभी तक कौन कौन आया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, हम इसका खाका बना लेते हैं, बताते जाइए आप लोग भी। अब वो शीट हट गई है, देखते हैं वो कितना याद रहा, बताते जाइए कौन कौन लेके आएगा। एक चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट, एक वाइस चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट, पांच, ठीक है, पांच मेंबर अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट, 10 लोग एम्प्लॉयर से, ये एक है, ये एक है, ये पांच है, ये 10 है, 10 लोग एम्प्लॉयर से सेंट्रल गवर्नमेंट, को डिलीट कर, 10 लोग एम्प्लॉय से सेंट्रल गवर्नमेंट, और कौन आएगा बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट से और कौन लोग बचे हैं, तीन लोग बचे हुए हैं अभी, बताओ कौन कौन आएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से तीन लोग बचे हुए हैं, कौन आएंगे, बताओ। दो आदमी लोकसभा से, एक आदमी राज्यसभा से, और इनका चुनाव होगा, ठीक है। लोकसभा में चुनाव होगा, वहां से दो लोग, राज्यसभा में चुनाव होगा, वहां से एक आदमी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने हो गए, एक, दो, सात, 27 और तीन, 30 लोग हो गए, ठीक है। एक होगा डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल, जो एक्स ऑफिशियो होगा, लाएगी इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही, तो ये भी इसी में लिख लीजिए, ठीक है। एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर जनरल भी होगा इसका, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या है, वन फ्रॉम ईच स्टेट, वन फ्रॉम ईच स्टेट वेयर इट अप्लाइज, ठीक है, जहां भी ये एक्ट लागू होता है वहां पे एक आदमी, ठीक है, उस स्टेट का एक आदमी। कैसे बनेगी ये साइज, अगर आपको समझ आ गया तो चैट में थम्स अप या यस सर लिख दो, इससे पता लगे कि आपको समझ आ गया कौन कौन होगा इसमें। ये पूरी ईएसआईसी है, ठीक है, ये ईएसआईसी का कंपोजिशन है आपके सामने।
मेनली आपको सेंट्रल गवर्नमेंट दिखाई दे रही क्योंकि नेशनल लेवल पे बन रही है ये। ठीक है, एक चेयरमैन, एक वीसी, 5 अलग लोग, ठीक है, जो उसको सही लगते हैं कि भाई यहाँ होने चाहिए। 10 एम्प्लॉयर की तरफ से, एम्प्लॉयर के ऑर्गेनाइजेशन से पूछेगी। ठीक है, ये कहाँ से लाएगी? एम्प्लॉयर की ऑर्गेनाइजेशन से पूछ के। ये कहाँ से लाएगी? एम्प्लॉय की ऑर्गेनाइजेशन से पूछ के। ठीक है, 3 लाएगी पार्लियामेंट से, इलेक्शन होगा इनका। 2 आएंगे लोकसभा से, एक आएगा राज्यसभा से, एक डायरेक्टर जनरल आएगा एक्स ऑफिशियो, और एक आदमी हर स्टेट से रहेगा जहां जहां पे ये लागू होता है। जी, 1 फॉर यूटी रह गया, बिल्कुल सही। एक आदमी यूटी का भी तो रहेगा। ठीक है, तो एक आदमी किसका रहेगा? यूटी का। चलो, ध्यान है आपका, बहुत अच्छी बात है। एक आदमी यूटी का, ये भी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। सारे यूटी के लिए एक आदमी। ठीक है, सारे स्टेट के लिए एक नहीं है, हर स्टेट से एक एक है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल एक्स ऑफिशियो रहेगा। 3 रहेंगे, 2 लोकसभा, एक राज्यसभा। 10 रहेंगे एम्प्लॉय की तरफ से, 10 रहेंगे एम्प्लॉय की तरफ से, 5 अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट, एक वीसी और एक चेयरमैन और एक डायरेक्टर जनरल। और कोई बचा है? और कोई बचा है तो वो बताओ, नहीं तो लिख दो यस सर की भाई आ गया समझ, तो आगे चलता है। क्लियर है ईएसआईसी कैसे बन रही है? ठीक है, तो ये हो गया आपका ईएसआईसी। अब इनका टर्म क्या होगा? तो इनका टर्म होगा 4 साल। ठीक है, जिस दिन से ये बनेंगे, इनका इलेक्शन होगा जिस दिन से, तब से लेकर 4 साल, उस डेट से 4 साल। ठीक है, क्या ये दोबारा इलेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, दोबारा नॉमिनेट किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। 4 साल खत्म हो जाएंगे अपने आप, टेन्योर खत्म हो जाएगा। ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर्स, डिसीजन, ऑल ऑर्डर्स एंड डिसीजंस ऑफ कॉर्पोरेशन शेल बी ऑथेंटिकेटेड बाय सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेशन। सारे जो ऑर्डर हैं, क्लियर है? ओके, सारे जो ऑर्डर हैं, बिल्कुल 1 यूटी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सारे जो ऑर्डर हैं वो किसके होंगे? डायरेक्टर जनरल के नाम से जाएंगे। ठीक है, एंड ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय द कॉर्पोरेशन शेल बी ऑथेंटिकेटेड बाय द सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो सारे जो एक्स ऑफिशियो है, एक्स ऑफिशियो मेंबर जो है, सारे उसी के साइन से जाएंगे। अब आ जाते हैं स्टैंडिंग कमेटी। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, जहां से सलाह लेंगे। उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है उसको देख लेते हैं हम। देखिए, स्टैंडिंग कमेटी में कौन कौन है? आपने ईएसआईसी देखी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आ रही थी। वैसे ही स्टैंडिंग कमेटी भी किसके द्वारा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, यूटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से ले लिया ना मैंने, सुधांशु, हो गया क्लियर? 28 लोग हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और हर स्टेट से एक एक आदमी होगा स्टेट का। अब देखते हैं स्टैंडिंग कमेटी को। चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट, 3 मेंबर ऑफ कॉर्पोरेशन, ईएसआईसी से आएंगे 3 लोग। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी ईएसआईसी से। 3 मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेशन रिप्रेजेंटिंग सच 3 स्टेट गवर्नमेंट्स देयर ओन एज सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डेटेड स्पेसिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम। 3 ईएसआईसी से तो आएंगे, लेकिन ये कौन से होंगे? स्टेट वाले। ठीक है, 3 जो हर स्टेट से आ रहे थे एक एक, उसमें से 3। 3 ईएसआईसी में जो सेंट्रल वाले हैं, उनमें से 3 वो सेंट्रल गवर्नमेंट चूज करेगी। 8 मेंबर सिलेक्टेड बाय द कॉर्पोरेशन, 8 इलेक्ट करेगी कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये बॉडी जो है वो ईएसआईसी में से ही बन के आ रही है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ईएसआईसी ही है। ये बॉडी ईएसआईसी के अंदर से ही आ रही है। देखो, चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी, वो भी मोस्टली ईएसआईसी का ही होता है। 3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है, वो भी ईएसआईसी से ला रही है। 3 स्टेट वाले, वो भी ईएसआईसी में से ही आ रहे हैं।
फिर 8 मेंबर ईएसआईसी वाले चुन रहे हैं, कहां से चुन रहे हैं? 3 मेंबर अमंग द मेंबर ऑफ कॉर्पोरेशन रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर, 3 एम्प्लॉयर में से चुन रहे हैं, 3 एम्प्लॉय में से चुन रहे हैं। ठीक है, एक कहां से चुन रहे हैं? मेडिकल प्रोफेशन वाले में से। ठीक है, जो सरकार लेके आई थी। और एक कहां से? पार्लियामेंट में से। ठीक है, और डायरेक्टर जनरल यहाँ भी जो था वो वहां का, यहाँ भी वो एक्स ऑफिशियो रहेगा। देखिए स्टैंडिंग कमेटी का देखते हैं हम, देखते हैं आपको कितना याद रहा, आपकी मेमोरी भी टेस्ट हो जाएगी। तो स्टैंडिंग कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, स्टैंडिंग कमेटी कैसे बनती है। याद रहे ये कहाँ से आ रही है? ये आ रही है ईएसआईसी में से ही। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा तो एक दो लोग तो भाग गए। अरे डरना क्या, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। याददाश्त चेक हो रही है आपकी, कितना याद रहा। ईएसआईसी में से ही आना है। ठीक है, बताते जाओ, बोलते जाओ आप भी, मतलब लिखते जाओ कि कौन कौन आएगा। एक तो भाई चेयरमैन किसका आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरे नंबर पे 3 लोग, ये एक हो गया। 3 लोग ईएसआईसी में से, कौन से? सेंट्रल गवर्नमेंट वाले। उसके बाद 3 लोग ईएसआईसी में से ही, कौन से वाले? स्टेट से जो आ रहे हैं, 3 स्टेट से जो अलग अलग टाइम पे गजट के द्वारा बताए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 8 लोग, 8 का क्या डिवाइडेशन है? 3 आएंगे एम्प्लॉयर वाले में से, सब ईएसआईसी से ही आएंगे। ठीक है, ये भी 8 भी ईएसआईसी से ही आएंगे। ठीक है, 3 एम्प्लॉयर में से, 3 एम्प्लॉय में से जो 10-10 थे उसमें से, एक कहाँ से? मेडिकल काउंसिल वाला, और एक कहाँ से? पार्लियामेंट वाला। ऐसे करके ये 8 होंगे। क्लियर? क्या छूट गया बताओ? बिल्कुल, एक पर्सन ईच स्टेट वाला तो उधर था, ड्यूटी वाला नहीं आ रहा इधर। आप ईएसआईसी का बता रहे हो मेरे को, मैं आपसे स्टैंडिंग कमेटी का पूछ रहा हूँ। मैं स्टैंडिंग कमेटी का पूछ रहा हूँ आपसे। स्टैंडिंग कमेटी में बताओ क्या छूट गया। चलो ईएसआईसी तो याद हो गई आपको इस बहाने, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। स्टैंडिंग कमेटी में देखो, एक चेयरमैन और एक डायरेक्टर जनरल जो एक्स ऑफिशियो उसका है, एक आदमी, वो इसका भी रहेगा। ठीक है, एक्स ऑफिशियो डायरेक्टर जनरल जो उसका था वो इसका भी रहेगा। क्या छूट गया बताओ? एक चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट, 3 ईएसआई सेंट्रल गवर्नमेंट, 3 ईएसआईसी स्टेट, 8 ये। और क्या छूट गया? स्टैंडिंग कमेटी में क्या छूटा है? 1 पर्सन फ्रॉम लोकसभा ले लिया, पार्लियामेंट वाला एक आदमी, वो लोकसभा वाला राज्यसभा वाला कोई भी हो सकता है, वो ले लिया। और बताओ, और कोई छूटा है क्या? मेमोरी टेस्ट हो रही है आपकी, और कोई छूटा है क्या? सुधांशु, काजल, कोई छूटा है? कोई नहीं छूटा, इसलिए आप लोग भी नहीं बोल पा रहे थे, सारे कवर हो गए हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी में क्या था? 8 लोग, 3 एम्प्लॉयर वाले, 3 एम्प्लॉय वाले, एक मेडिकल वाला, एक पार्लियामेंट वाला। 8 ये, 3 ये, 3 ये और एक ये। 8 और 3 11 और 3 14, और एक 15 और एक 16 लोग यहाँ पे हो गए। ठीक है,
कोई नहीं छूटा, सारे हो गए। तो 16 लोग यहाँ पे हो गए। ठीक है, 16 लोग हो गए भाई इसमें, स्टैंडिंग कमेटी में। और ईएसआईसी में कितने लोग थे? ईएसआईसी में कितने लोग थे? देखो 28 तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, एक यूटी वाला भी 28, और 28 स्टेट के, तो यहाँ लगभग 56 लोग थे। स्टेट और बढ़ जाएगा तो और हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ रह गए 16, ये 16 इसी में से आ रहे हैं। ठीक है, इनका टर्म कितना होता है? इनका टर्म 2 साल होता है। उनका 4 साल था, इनका 2 साल है। जब से, वही प्रोसेस है, जब से आपका इलेक्शन हुआ तब से 2 साल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। अब देखो भाई ये कैसे बन रही है, आएंगे सब ईएसआईसी से, इसलिए ईएसआईसी याद हो गई तो बाकी भी याद हो जाएगी। मेंबर आप ध्यान रखते जाओ कितने कितने हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेडिकल वाला मामला है बस। कौन सा मामला है? मेडिकल वाला मामला है। थोड़ा सा टेक्निकली एक्ट है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन याद करने सबके, किसमें कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ से आएंगे। ठीक है, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी पहली बार। कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, कौन कौन होगा? एक डायरेक्टर जनरल होगा, जो हेल्थ सर्विसेज डायरेक्टर जनरल होगा, एक्स ऑफिशियो होगा, और ये वर्क करेगा एज चेयरमैन। वहां पे चेयरमैन अलग था, लेकिन साइन किसके जा रहे थे? डायरेक्टर जनरल के ही जा रहे थे हर जगह। और यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल है वही चेयरमैन है। ठीक है, तो यहाँ पे गंगाधरी शक्तिमान है, वहां पे गंगाधर अलग था, शक्तिमान अलग था, चेयरमैन अलग था, डायरेक्टर जनरल एक्स ऑफिशियो अलग था। साइन डायरेक्टर जनरल एक्स ऑफिशियो के ही जा रहे थे दोनों जगह, लेकिन चेयरमैन अलग था। यहाँ पे चेयरमैन जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है। ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आएगी। एक ये हो गया, एक ये हो गया। मेडिकल कमिश्नर ऑफ कॉरपोरेशन एक्स ऑफिशियो, मेडिकल कमिश्नर एक ये हो गया। 3 लोग हो गए। 1 member each representing each of the states other than union territory in which this act is enforced to be appointed by the state government concerned. 1 member each स्टेट से आ रहा है, लाइक ईएसआईसी। ठीक है, तो 1 each फ्रॉम स्टेट्स जहां पे लागू है, यूनियन टेरिटरी की बात नहीं हो रही, 1 each फ्रॉम स्टेट। ठीक है, ईच हर स्टेट से एक आदमी। ठीक है, 3 member रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स। ठीक है, 3 लोग हो गए एम्प्लॉयर के, तो 3 एम्प्लॉय के भी आएंगे तो बराबर ही रहते हैं। ठीक है, कितने लोग तो यहाँ पे हो गए, काउंट कर लो कितने हो गए, क्योंकि फिर मेमोरी टेस्ट होगा आपका। एक डायरेक्टर जनरल, एक डिप्टी डायरेक्टर, तीन तीन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के हैं, एक हर स्टेट से है, और 3 कहाँ से हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जा रही है, सॉरी लेके आ रही है। तो 3 3 तो बता दी मैंने आपको। डायरेक्टर जनरल, डिप्टी डायरेक्टर जनरल को थोड़ा नीचे कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, 1 + 1 2 हो गए। एक मेडिकल कमिश्नर, 3 हो गए। एक हर स्टेट से 28, 3 एम्प्लॉय, 3 एम्प्लॉयर। अभी तक कितने हुए हैं? 3 और 28 31 और 6 37 लोग अभी तक हुए हैं। ठीक है, अब हम आगे चल रहा है। अभी ये खत्म नहीं हुई है मेडिकल बेनिफिट काउंसिल में, और भी लोग हैं। 3 लोग और, जिसमें से एक होनी चाहिए वुमेन रिप्रेजेंटिंग द मेडिकल प्रोफेशन। मेडिकल प्रोफेशन से 3 लोग। एक तो मेडिकल कमिश्नर आया था। ठीक है, एक मेडिकल कमिश्नर आया था। अब यहाँ 3 है, जिसमें से एक क्या होनी चाहिए? मस्ट बी वुमेन। एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक से कम नहीं हो सकती। ठीक है, कहाँ से आएंगे? मेडिकल प्रोफेशन से। कौन लाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हो गया इनका कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल 40 लोग हो गए। मेमोरी टेस्ट लें आपका, कहाँ कहाँ से कौन आएगा? देखो, मेडिकल बेनिफिट
काउंसिल की बात कर रहे हैं, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। बताओ कौन कौन आएगा। लिखते जाओ, मैं देखता जाऊंगा। लिखते जाओ, मैं देखता जाऊंगा। वन ईच स्टेट आएगा। ठीक है, स्टेट से तो यही आ रहा है, इसके अलावा सब सेंट्रल गवर्नमेंट है। बिल्कुल सही। डायरेक्टर जनरल और डिप्टी डायरेक्टर, ये दोनों एक एक हो गए। उसके बाद आपने लिखा तीन तीन, तीन एम्प्लॉय, तीन एम्प्लॉयर। ठीक है। और कौन? एक आएगा मेडिकल कमिश्नर। ठीक है। और कौन? और कौन बचा? एक हर स्टेट से आ गया। 28 यहाँ से अगर हम काउंट कर लें, 28, 29, 30, 30 हो गए। 30 और से 36 और एक 37। अभी तीन लोग बाकी हैं। वो तीन लोग कहाँ से आएंगे? मेडिकल प्रोफेशन से। ठीक है, मेडिकल से आएंगे, जिसमें एक महिला होना जरूरी है। वन फीमेल मस्ट है। मोस्ट ब्यूटीफुल फीमेल, वो मुझे लगता है गलती से लिखा गया आपसे। मोस्ट ब्यूटीफुल की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत सुंदर होना जरूरी नहीं है, मेडिकल से आएगी वो। ठीक है। तो एक महिला होना जरूरी है, मस्ट की जगह मोस्ट लिख दिया शायद आपने, और ब्यूटीफुल अपने आप आ गया उसमें, मैं ऐसा मान लेता हूँ। पर यहाँ सुंदरता की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक मेडिकल काउंसिल से आएगी, जिसमें सॉरी, तीन मेडिकल काउंसिल से, जिसमें एक फीमेल होना जरूरी है। मेडिकल कमिश्नर एक आएगा। ठीक है। तीन एम्प्लॉय से, तीन एम्प्लॉयर से, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट वाले ही, डायरेक्टर जनरल, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, और एक हर स्टेट से। ठीक है। तो ये है मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। क्लियर हो गई? अब इसी बात पर टेन्योर भी बता दीजिए। टेन्योर में भी आपका टेस्ट हो जाएगा। ईएसआईसी का मैं बता देता हूँ, ईएसआईसी का था 4 साल। तो स्टैंडिंग कमेटी का बताइए। आप लोग स्टैंडिंग कमेटी का बताइए। स्टैंडिंग कमेटी का कितना होगा भाई? 2 साल होगा। और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का फिर से 4 साल। तो मेडिकल बेनिफिट काउंसिल आप देखेंगे कि लगभग थोड़ी थोड़ी ईएसआईसी की तरह है। स्टैंडिंग कमेटी अलग है, उसमें मेंबर भी कम है, उसमें 16 ही मेंबर है। यहाँ पे 40 है, वहां पे 56 है। सबसे बड़ी ईएसआईसी है, उन्हीं में से निकल के दोनों आ रही है। ये थोड़ी बड़ी है, वो थोड़ी छोटी है। तो छोटी जो है उसका टर्म भी 2 साल है। ये बड़ी, इसका टर्म 4 साल है। ईएसआईसी का भी 4 साल है। नियम क्या है, जिस दिन आपका इलेक्शन होता है उससे चौथी 4 साल बाद जो डेट है उस पर आप ऑटोमेटिकली हट जाओगे। क्या री इलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या आप रिजाइन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। और क्या क्या तरीके हैं हटने के? अनसाउंड माइंड हो जाए, दिवालिया हो जाए, या फिर इनमें से किसी से नाम जुड़ जाए, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो एग्जैक्ट 4 साल, एग्जैक्ट 2 साल स्टैंडिंग कमेटी के लिए, उसके बाद आप फिर से अप्लाई कर सकते हो। रीअपॉइंटमेंट या रीनॉमिनेशन हो सकता है सरकार के द्वारा भी। ठीक है। अगर 4 साल बाद भी चुनाव नहीं हुए और आपका कोई सक्सेसर नहीं आया भी, तब तक भी आप काम कर सकते हो। ठीक है। और एक और चीज लिखिए, ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट। जब तक कोई नहीं आया है, या फिर प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चाहे तो करते भी रह सकते हो। रिजाइन कैसे कर सकते हो? ठीक है। रिजाइन आप खुद कर सकते हो। रिजाइन की कोई दिक्कत नहीं है।
रिजाइन आप खुद कर सकते हो। अ मेंबर ऑफ कॉर्पोरेशन स्टैंडिंग कमिटी और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल में रिजाइन हिज ऑफिस बाय नोटिस इन राइटिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हिज सीट शैल वेकेंट ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द रेजिग्नेशन। किसको रिजाइन दोगे भाई? स्टेट गवर्नमेंट को ही दोगे, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट लाई है आपको, मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है सारा। तो आप रिजाइन दे दोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मान लेती है तो आपका रिजाइन एक्सेप्ट हो जाता है, तो वो सीट आपकी वैकेंट हो जाएगी, फिर से चुनाव होंगे, मतलब फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट ला सकती है। आपकी मेंबरशिप कैसे जा सकती है? ये तो आपने रिजाइन कर दिया। मेंबरशिप कैसे कैसे जा सकती है? अगर लगातार 3 मीटिंग अटेंड ना करो, ठीक है, सांसदों के लिए भी होता है, 6 महीने तक आप संसद में ना जाओ, ठीक है, तो भी हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे है, लगातार 3 मीटिंग आप अटेंड नहीं करते हो, 3 लगातार मीटिंग, तो चली जाएगी। अगर आप उसमें सेटिस्फाई कर देते हो अथॉरिटी को कि भाई किस रीजन से बीमार थे या एक्सीडेंट हो गया था, इस तरह कुछ है, तो चल भी जाएगा। लेकिन अगर ठीक और 3 लगातार मीटिंग में नहीं आए तो आउट, ठीक है। और फिर कैसे आपकी रिस्टोर होगी मेंबरशिप? ऐसे चली गई तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी जैसे हो, वेर इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर उसको लगता है तो वो रोक भी सकती है। बाकी 3 लगातार मीटिंग में नहीं आओगे तो चली जाएगी, ठीक है। पार्लियामेंट वाले को देखते हैं, जिसमें पार्लियामेंट से जो मेंबर आया था, ठीक है, 3 मेंबर पार्लियामेंट से आ रहे थे। आप लोकसभा की वजह से आए हो, लेकिन आप लोकसभा से ही आउट हो गए, या फिर आप राज्यसभा की वजह से आए हो और आप राज्यसभा से ही आउट हो गए, तो भी क्या हो जाएगी? आपकी मेंबरशिप चली जाएगी, ठीक है। तो 3 लगातार मीटिंग में नहीं आते हो, फिर गवर्नमेंट के ऊपर है वो कैसे रिस्टोर करेगी। या फिर आप नहीं आए, लेकिन लगता है कि भाई आपकी जो गलती थी वो मतलब जिस वजह से आप नहीं आए थे वो सही था, ठीक है, तो भी चल जाएगा, गवर्नमेंट रिस्टोर कर देगी। अगर आप जिसकी वजह से आए हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने की वजह से, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहे तो भी हो जाएगा। अगर आप एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से आए हो, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल में मेडिकल की वजह से आए हो, जिस भी रीजन से आए हो, वो रीजन ही एग्जिस्ट नहीं करता। आप एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन से आए हो, आप एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन से हट गए, एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन से हट गए, ठीक है। मेडिकल प्रैक्टिशनर आए हो, मेडिकल कमिश्नर आए हो, उस जगह से हट गए तो हट जाएगा, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन के क्या तरीके हैं? डिस्क्वालिफिकेशन अलग होता है और सेसेशन अलग होता है। सेसेशन मतलब आपकी मेंबरशिप कब जा सकती है, ठीक है, सब कुछ सही होते हुए। और डिस्क्वालीफाई यानी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आपको लिया ही नहीं जा सकता उस केस में, इफ ही इज डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। किसी कोर्ट ने आपको अनसाउंड माइंड का बोल दिया तो नहीं ले सकते। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गए तो नहीं ले सकते। इफ ही हैज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय हिमसेल्फ और पार्टनर इंटरेस्ट इन अ सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद एनी वर्क बीइंग डन फॉर द कॉर्पोरेशन एक्सेप्ट प्रैक्टिशनर और एज अ शेयर होल्डर। ये मैंने आपको बताया था तीनों रीजन। पागल हो जाते हो, दिवालिया हो जाते हो, या आपका नाम किसी भी संस्था से जुड़ जाता है। किस संस्था से? कॉरपोरेशन के अलावा, जैसे ये मेडिकल वाला कोई लाइन है, या फिर किसी संस्था है, कोई कंपनी है, जैसे इंडिया सीमेंट से नाम जुड़ा हुआ है सीएसके के ओनर का, उस रूल की वजह से सीएसके खेल नहीं पा रही थी, फिर वो हटाना पड़ा था, ठीक है। तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, फिर आप बायस डिसीजन दोगे ना, सही डिसीजन नहीं दे पाओगे, इसलिए किसी से नाम नहीं जुड़ना चाहिए। नाम जुड़ जाता है तो चली जाएगी। बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, he has been convinced of an offense involving moral turpitude। मोरल टर्पिट्यूड के अपराध से आप जुड़े हो। मोरल टर्पिट्यूड में क्या क्या आता है? रेप, मर्डर, ऐसे जघन्य अपराध आते हैं, ठीक है। तो ऐसे जघन्य अपराध से आप जुड़े हुए हो तो भी नहीं हो सकते हो, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। पागल हो जाओ, दिवालिया हो जाओ, या फिर किसी से नाम जुड़ जाए, या फिर कोई ऑफेंस ऐसा किया हो, ठीक है। फिलिंग ऑफ वैकेंसी, हमने देखा कि खाली कैसे होती है वैकेंसी। फिलिंग ऑफ वैकेंसी देख लेते हैं, खाली कैसे हो सकती है? नाम जुड़ जाए, पागल हो जाओ, दिवालिया हो जाओ, ठीक है, या फिर 3 बार मीटिंग में नहीं जाओ, या फिर जिस वजह से आपका सिलेक्शन हुआ था वो वजह ही खत्म हो जाए, ठीक है। ये रीजन है आपकी मेंबरशिप चले जाने से। भर्ती कैसे होती है? अब वैकेंसी जैसे हो जाती है कोई इलेक्टेड मेंबर की, ठीक है, शेल बी फिल्ड बाय द इलेक्शन, और एज द केस में भी इलेक्शन, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे चाहे कर सकती है। मतलब इलेक्शन तो हर किसी का नहीं, जिसमें नॉमिनेट हो रहा सीधे ला सकती है। ए मेंबर ऑफ कॉर्पोरेशन स्टैंडिंग कमेटी और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल
or elected to fill a casual vacancy shall hold office only so long the member in whose place is or elected would have been hold office। जैसे राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति की जगह कोई और आता है जब तक वो वैकेंसी भरती नहीं है। जैसे अभी भर्ती खाली है उपराष्ट्रपति की, कौन कर रहा है? सेकंड नंबर पे होता है राज्यसभा में, वो कर रहा है। वैसे ही ये कह रहे हैं कि जो कुछ समय के लिए रहेगा वो उतने ही समय के लिए रहेगा जब तक इलेक्शन होके नहीं आएगा। जैसे इलेक्शन होके आ जाएगा वैसे ही वो भर्ती उस वही मतलब ड्यूटीज फुलफिल करेगा जो इलेक्ट होके आएगा। फीस एंड अलाउंसेस मेंबर्स ऑफ कॉर्पोरेशन और स्टैंडिंग कमिटी और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल शेल रिसीव सच फीस एंड अलाउंसेस एस में फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको कितना पैसा मिलेगा ये सब डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रिंसिपल ऑफिसर्स क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द कॉर्पोरेशन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल एंड अ फाइनेंशियल कमिश्नर। सेंट्रल गवर्नमेंट एएसआईसी से सलाह लेके एक डायरेक्टर जनरल और एक फाइनेंशियल कमिश्नर नियुक्त कर सकती है। डायरेक्टर जनरल शेल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन। ठीक है, जो हमने कहा था कि अलग से बनाती है, जो मैंने आपसे कहा था बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट ही, वही चीज है। तो वो क्या रहता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहता है, साइन उसके ही जाते हैं हर जगह। और डायरेक्टर जनरल एंड द फाइनेंशियल कमिश्नर शेल बी द होल टाइम ऑफिसर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन। उनका चुनाव उनाव कुछ नहीं हो रहा, वो इसीलिए उसके साइन जा रहे हैं क्योंकि वो फुल टाइम है। ठीक है, फुल टाइम ऑफिसर है कॉर्पोरेशन के एंड शेल नॉट अंडरटेक एनी वर्क अनकनेक्टेड विद देयर ऑफिस विदाउट द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरी तरह से वो एसोसिएटेड है। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी जाएगा, जो एम्प्लॉयर की ऑर्गेनाइजेशन का वहां भी जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉय वाला भी जाएगा, यानी सबके अपने काम बटे हुए हैं। चेयरमैन भी कुछ और कर सकता है, ये भी वाइस चेयरमैन भी कुछ और कर सकता है, लेकिन ये जो है एक्स ऑफिशियो, ये पूरी तरह से फुल टाइम कॉर्पोरेशन में ही इसको काम करना है। कोई भी और काम करेगा तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, नहीं फुल टाइम मेंबर है इसलिए इसके साइन हर जगह चलते हैं। डायरेक्टर जनरल या फिर फाइनेंशियल कमिश्नर शेल होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 years। इनका टेन्योर भी अलग है, उनका 4 था, इनका 5 है, एज में बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। और इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, डायरेक्टर जनरल फाइनेंशियल कमीशन शेल रिसीव सच सैलरी। इनकी सैलरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और डिस्क्वालीफाई कैसे होंगे? ठीक है, वो सेक्शन जो हमने पहले देखा था डिस्क्वालीफाई वाला, पागल दिवालिया या नाम जोड़ने वाला, वो वैसे ही होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसी भी टाइम हटा सकती है। 5 साल तो है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के उस पे है ये, उसके प्लेजर पे है, कभी भी हटा सकती है। वोटिंग भी करवा सकती है और 2/3 वोट्स अगेंस्ट जाएंगे तो हटा सकती है। ठीक है, स्टाफ इसका किस तरीके से रिक्रूट होगा वो सब, और उनको क्या सैलरी मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट और ईएसआईसी मिलके तय करते हैं। इससे हम आगे कल की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो स्टाफ के साथ ही खत्म होगा, और इसके बाद आपका नया जो चैप्टर चालू होगा वो चालू होगा फाइनेंस एंड ऑडिट। तो मेन जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट था वो हमने आज किया है कंप्लीट। ठीक है, और इसके बाद वाला पार्ट जो है वो हम इजीली कर पाएंगे क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिए हैं, बनती कैसे है सबसे इम्पोर्टेंट वही है। तो हम स्टाफ से शुरुआत करेंगे कल, और कल सुबह आपकी क्लास होगी। टाइमिंग आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ऐप पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एसआईसी एक्ट है। अलग से पेज में ईएसआईसी की स्टैंडिंग और स्टैंडिंग कमेटी की और मेडिकल बेनिफिट काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना, क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, और जो डेफिनेशन अलग थी वो भी लिखते जाओ या कहीं स्क्रीनशॉट्स करके उसकी पीडीएफ बना लेना। ठीक है, बाकी शॉर्ट नोट्स आपको मिलते ही हैं और ये क्लास पीडीएफ भी मिलेगी, लेकिन इनको अपने से एक बार खुद से पढ़ के याद करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद। वेलकम वेलकम।